अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन। अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है वह मुख्य तौर पर 1775 से लेकर के 1783 के बीच चला है। मुख्य तौर पर अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन 1775 से लेकर के 1783 के बीच चला है। जिस प्रकार से अगर हम भारत को देखें तो भारत के भीतर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है वह मुख्यतः 1857 से लेकर 1947 के बीच, जिस प्रकार से भारत के भीतर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं वह 1857 से लेकर के 1947 के बीच हुए हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है वह मुख्य तौर पर 1775 से लेकर के 1783 के बीच हुआ है। 1775 से लेकर के 1783 के बीच हुआ है। जो अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन नामक चैप्टर है, इसको मुख्य तौर पर हम लोग 4 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। अगर आप हमसे इतिहास पढ़े होंगे तो जब हम आपको 1857 का विद्रोह पढ़ाते हैं तो 1857 के विद्रोह को हम 5 भाग में बांटकर पढ़ाते हैं। 1857 के विद्रोह को 5 भाग में हम बांटकर पढ़ाते हैं। पहला, 1857 के विद्रोह के दौरान जो राजनीतिक स्थिति थी उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा, 1857 के विद्रोह के कारणों को हम लोग देखते हैं। कारण के बाद 1857 के विद्रोह के प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखते हैं। फिर 1857 के विद्रोह के परिणाम को देखते हैं और फिर भारतीयों के संदर्भ में 1857 का विद्रोह असफल रहा है उसकी असफलता को देखते हैं। जिस प्रकार से हम आपको 1857 के विद्रोह को 5 भाग में बांटकर पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन है इसे हम आपको 4 भाग में बांटकर पढ़ाएंगे। इसे हम आपको 4 भाग में बांटकर पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अमेरिका से संबंधित बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। अमेरिका से संबंधित बेसिक जानकारी समझ गए, यानी सामान्य जानकारी, जो कि आपको पहले से भी हम बता करके रखे हैं, लेकिन यहां पर हम आपके साथ अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं तो उचित हम यह समझते हैं कि यहां पर भी अमेरिका के विषय में बेसिक जानकारी दे देते हैं तो ये कोई आपको हानि नहीं करेगा। सामान्य जानकारी के बाद जो दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कौन कौन थे। अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कौन कौन थे। कारण में हम लोग जैसे 1857 के विद्रोह के कारण को ही जब हम पढ़ते हैं और जब हम आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर राजनीतिक कारण बताते हैं, सामाजिक कारण बताते हैं, धार्मिक कारण बताते हैं, आर्थिक कारण बताते हैं। आर्थिक कारण बताते हैं, फिर हम आपको तत्कालिक कारण बताते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम आपको कारण बताएंगे तो कारण में हम आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालिक हर कारण की चर्चा यहां पर हम आपके साथ करेंगे। कारण के बाद जो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण को देखेंगे। मतलब इस अवधि के दौरान, मतलब 1775 से 1783 के बीच जो आपको अलग अलग घटनाएं घटित हुई है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं को हम लोग देखेंगे। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण को देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण को देखेंगे। विभिन्न चरण को देखने के बाद हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम को देखेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के हम लोग परिणाम को देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसका क्या परिणाम निकला है। समझिए, उसका क्या परिणाम निकला है, उसके परिणाम को देखेंगे। यही 4 भाग में बांट करके जो है हम आपको अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के विषय में बेसिक जानकारी। अमेरिका के विषय में बेसिक जानकारी यानी सामान्य सी जानकारी बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा मानचित्र दिखा देते हैं। ऐसे आप पहले भी मानचित्र देखे होंगे। को विश्व का मानचित्र है, ये पूरा का पूरा विश्व है। पूरा विश्व 7 महादेश और 5 महासागर में बटा हुआ है, जिसमें ये आपको अमेरिका महादेश है,
उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश। ये अमेरिका महादेश है और अमेरिका महादेश को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका महादेश है और नीचे वाला जो है आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश है, ये आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश है। क्लियर है? इसके बाद अब देखिएगा जो अगला मानचित्र है, यह मानचित्र उत्तरी अमेरिका महादेश का है। किस महादेश का है? आपको उत्तरी अमेरिका महादेश का ये मानचित्र है। ऊपर वाला हिस्सा कनाडा है, नीचे वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, और फिर उससे नीचे वाला हिस्सा जो है आपको मेक्सिको है। क्लियर है? मेक्सिको है। अब देखिएगा ये आपको संपूर्ण अमेरिका है, समझ गए? इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था वह उत्तरी अमेरिका महादेश को हमने दिखाया था, और अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला मानचित्र जो है आपको यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मानचित्र है। क्लियर है? तो ये यूएसए का मानचित्र है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में 28 प्रांत है, उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, 50 राज्य है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स यानी 50 राज्य है, समझिए 50 राज्य है। और आगे चल करके जो है ये भी अमेरिका का ही भूभाग है, अमेरिका का ही हिस्सा है। ये वो एरिया है, ये जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, और रेड कलर से जो आपको दिखाया गया है, इस रेड कलर के पूर्वी भाग में जो एरिया है ये वो क्षेत्र है जिस पर अमेरिका, ये अमेरिका के वे क्षेत्र है जिस पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया था, जिस पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया था। ये वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया था। क्लियर है? तो ये मानचित्र हमने आपको दिखाने का काम किया। तो अब आइए सामान्य जानकारी। अगर हम सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम लोगों को यही देखना है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की खोज किसने की है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ये तमाम प्रकार की चीजों को आपको समझना है और ये तमाम प्रकार की चीजें पहले ही हम आपको बता चुके हैं। तो आप याद कीजिए अमेरिका, अगर हम अमेरिका को देखें तो जो आपको अमेरिका है, अमेरिका की खोज का श्रेय, अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अमेरिका की खोज का श्रेय जाता है आपको कोलंबस को। किसे जाता है? कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है और जो कोलंबस थे ये आपको मूलतः इटली के रहने वाले थे। कहां के? इटली के रहने वाले थे, लेकिन ये फ्रांस के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और स्पेन की रानी इसाबेल के संरक्षण में इन्होंने भारत को खोजने निकला, लेकिन भारत के जगह इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। तो अमेरिका की खोज का श्रेय आपको कोलंबस को जाता है। फिर अमेरिका का नामकरण जो अमेरिका पड़ा है वह अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। इटली के फ्लोरेंस शहर के नाविक थे अमेरिगो वेस्पुस्सी। तो इसका जो नामकरण हुआ है, आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका का जो नामकरण हुआ है, अमेरिका पड़ा है, वह फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम क्या पड़ा है? आपको अमेरिका पड़ा है। इसके बाद अब देखिएगा, आप सभी इस बात से भी अवगत होंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया, नई दुनिया कहा जाता है। अब अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहा जाता है, यह भी बात हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है और अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका को नई दुनिया इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कोलंबस के अमेरिका खोज से पहले, कोलंबस ने जब अमेरिका को खोजा तो कोलंबस के अमेरिका खोज से पहले यूरोप वासियों को अमेरिका महादेश के विषय में बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं था। तो यूरोप महादेश के लोगों ने एक नए क्षेत्र के विषय में जाना, एक नए क्षेत्र के विषय में जाना, यानी अमेरिका महादेश के विषय में जाना। बस यही कारण है कि अमेरिका महादेश को ही नई दुनिया कहा जाता है, अमेरिका महादेश को नई दुनिया कहा जाता है। अब देखिए,
जब आपको अमेरिका महादेश की खोज हुई, यानी नई दुनिया की खोज हुई, तो नई दुनिया की खोज होने के बाद जो यूरोपीय शक्ति थी, यूरोप महादेश का जो देश था, जैसे कि आपको ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप सभी के जानकारी में यह बात होगा कि आपको जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में हुई। 1498 ईस्वी में जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। तो जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो यूरोप के जो देश थे, यूरोप के सभी देश, यूरोप के जो सभी देश थे, सभी शक्तिशाली देश थे, सभी शक्तिशाली देश अपना कंपनी स्थापित करके भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। तो यही काम यूरोप वासियों ने अमेरिका के साथ भी किया। जो काम यूरोप वासियों ने भारत के साथ किया, वही काम यूरोप वासियों ने अमेरिका के साथ भी किया। तो यूरोप वासियों को जब अमेरिका के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ, तो यूरोप के कुछ प्रमुख देश जैसे इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सभी यूरोपीय देश कंपनी स्थापित करके अमेरिका महादेश की ओर प्रस्थान किया, अमेरिका महादेश की ओर प्रस्थान किया। और ये सभी देश जिस प्रकार से भारत में व्यापार कर रहा था, उसी प्रकार से ये सभी देश जो है आपको अमेरिका भी पहुंचा और अमेरिका में भी व्यापार करना प्रारंभ किया। जिस प्रकार भारत के भीतर सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी, उसी प्रकार से अमेरिका महादेश के भीतर भी सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही उभरी थी। तो जिस प्रकार भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी थी, उसी प्रकार से अमेरिका की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के भीतर भी जो सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी, जो सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा था, वह आपको ब्रिटेन ही उभरा था, वह आपको इंग्लैंड ही उभरा था, वह आपको इंग्लैंड ही उभरा था। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड ने अमेरिका के भीतर 13 उपनिवेश स्थापित किए, 13 उपनिवेश स्थापित किए, समझ गए, 13 उपनिवेश स्थापित किए। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आपसे यह बात पूछा जाता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ही हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, तो जो ब्रिटेन या जो इंग्लैंड है, उन्होंने अमेरिका के भीतर कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो ब्रिटेन ने अमेरिका के भीतर 13 उपनिवेश स्थापित किए, 13 उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश का इंग्लिश आपको कॉलोनी होता है, क्या होता है? कॉलोनी, समझिए, कॉलोनी होता है। तो अब आप कहिएगा यहां पर उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश को हम लोग सीधा और सरल भाषा में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो 13 उपनिवेश स्थापित किए। तो उपनिवेश को अब आप समझिएगा, देखिए समझिएगा, एक देश ब्रिटेन है, समझ गए, एक देश आपको ब्रिटेन है, दूसरा देश आपको अमेरिका है, दूसरा देश आपको कौन है? अमेरिका। अब मान लीजिए कि ब्रिटेन मजबूत है, ब्रिटेन आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है, ब्रिटेन हर रूप से मजबूत है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका कमजोर है, अमेरिका हर रूप से कमजोर है। अमेरिका क्या है? तो अमेरिका हर रूप से कमजोर है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, हर रूप से अमेरिका कमजोर है। तो अब ब्रिटेन जब हर रूप में मजबूत है, तो ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर, समझ गए, अमेरिका के ऊपर अपना शासन स्थापित करेगा, अमेरिका के ऊपर क्या करेगा? अपना शासन स्थापित करेगा। और अमेरिका के ऊपर अपना शासन स्थापित करके जो है अमेरिका के भीतर अपना व्यापार चलाएगा। तो अमेरिका के ऊपर अगर मान लीजिए ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन अमेरिका में अपने शासन की स्थापना करता है, शासन की स्थापना करने के बाद अमेरिका के भीतर जो व्यापार होगा, उस व्यापार के ऊपर जो है ब्रिटेन अपना
प्रभुत्व स्थापित करेगा। अमेरिका के भीतर होने वाले सभी व्यापार पर अपना नियंत्रण, अमेरिका के ऊपर होने वाले सभी व्यापार पर अपना नियंत्रण जो है ब्रिटेन स्थापित करेगा। ब्रिटेन स्थापित करेगा तो यहां पर जो अमेरिका हुआ वह ब्रिटेन के लिए उपनिवेश हुआ। अमेरिका क्या हुआ? ब्रिटेन के लिए उपनिवेश हुआ। समझ गए? उपनिवेश हुआ यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उपनिवेश क्या है। उपनिवेश क्या है? तो उपनिवेश, अगर कोई शक्तिशाली और मजबूत तथा उन्नत राष्ट्र, अगर कोई शक्तिशाली, उन्नत और मजबूत राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अधिकार में कर लेता है, वहां शासन प्रशासन तथा वहां के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो इसी को उपनिवेश कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? उपनिवेश। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है, जिस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है, भारत भी आपको ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। यह बात इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटेनवासी भारत व्यापार करने के लिए आए, भारत के साथ व्यापार किए, व्यापार करने के साथ साथ भारत में अपने शासन को स्थापित किया। अपने शासन को स्थापित करने के बाद भारतीय व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन ने स्थापित किया। इसी वजह से हम लोग भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश कह सकते हैं। और जिस प्रकार ब्रिटेन का उपनिवेश भारत रहा है, उसी प्रकार से अगर हम देखें अमेरिका की, तो अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। और अमेरिका के भीतर टोटल 50 प्रांत है, लेकिन 50 के 50 प्रांत अमेरिका के ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे हैं। उसमें से अमेरिका के मात्र 13 प्रांत है जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। मतलब अमेरिका के मात्र 13 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमाया, जिसको ब्रिटेन ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, जिस पर ब्रिटेन ने शासन करने का काम किया, जहां पर ब्रिटेन ने अपने अनुकूल व्यापार करने का काम किया, जहां पर ब्रिटेन ने अपने अनुकूल व्यापार करने का काम किया। तो ये जो आपको हमने दिखाया है, ये वही क्षेत्र है। समझिए, ये वही क्षेत्र है जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो अमेरिका महादेश के अंतर्गत जो अमेरिका महादेश है, अमेरिका महादेश का जो पूर्वी हिस्सा है, आप समझिएगा, ये आपको अमेरिका है और अमेरिका महादेश का जो पूर्वी हिस्सा है, समझिए ये जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्सा, समझ गए, अमेरिका महादेश है। अमेरिका महादेश का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है। तो अमेरिका महादेश का जो पूर्वी हिस्सा है, अमेरिका महादेश के इस पूर्वी हिस्सा पर को ही ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था। ब्रिटेन ने अपना क्या बनाया था? उपनिवेश बनाया था। तो वही ये पूर्वी हिस्सा का अंग है। तो पूर्वी हिस्सा के अंतर्गत जो है जियो जॉर्जिया आता है, जियो जॉर्जिया आता है, साउथ कैरोलिना आता है, नॉर्थ कैरोलिनो आता है, वर्जीनिया आता है, पेनिन स्लेवानिया आता है, न्यू जर्सी आता है, मैरीलैंड आता है, समझ गए, मैरीलैंड आता है, डेलावेयर आता है, समझ गए। ये सभी के भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ये वही 13 क्षेत्र है, यही 13 क्षेत्र है जिसके ऊपर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। इसी क्षेत्र के ऊपर जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। यानी मूल तौर पर हम देखें तो ब्रिटेन ने अमेरिका के किस भूभाग को अपना उपनिवेश बनाया था? तो ब्रिटेन ने अमेरिका के पूर्वी भूभाग को अपना उपनिवेश बनाया, पूर्वी भूभाग को जो है अपना उपनिवेश बनाया था। चलिए ठीक है, तो यहां तक ये जो है आपको सामान्य जानकारी हुई, समझ गए। तो ये अमेरिका के विषय में हमने आपको सामान्य जानकारी दिया। अब सामान्य जानकारी के बाद जो दूसरा और महत्वपूर्ण सेक्शन है, दूसरा और महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण, अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन का कारण। जैसे भारत के भीतर ही जो 1857 के विद्रोह हुए हैं, तो ऐसे तो नहीं हो गया है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, क्या अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन बिना कारण का हो गया होगा? एकदम नहीं। अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो अब हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं? देखिए,
कारण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण को समझते हैं। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण को समझेंगे, धार्मिक कारण के बाद बौद्धिक कारण को समझेंगे, बौद्धिक कारण के बाद हम लोग आर्थिक कारण को समझेंगे, और आर्थिक कारण के बाद जो है हम लोग तात्कालिक कारण को समझेंगे। तात्कालिक कारण, समझ गए, तात्कालिक कारण को समझेंगे। तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण को हम लोग देखेंगे, और कारण के अंतर्गत जो है हम लोग मूल तौर पर मुख्यतः 5 पहलू को देखेंगे। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा बौद्धिक कारण, चौथा आर्थिक कारण, और पांचवा तात्कालिक कारण। पांचवा आपको तात्कालिक कारण। तो राजनीतिक कारण, अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत सबसे पहले आपको एक युद्ध हुआ है, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 इयर्स वार, 7 इयर्स वार, इसकी चर्चा हम आपको यहां पर करते हैं। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत एक होता है सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध, जो सप्तवर्षीय युद्ध है, यह सप्तवर्षीय युद्ध आपको 1756 से लेकर 1763, 1756 से लेकर के 1763, जो सप्तवर्षीय युद्ध है, यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चला। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चला, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चला। और इस युद्ध को अगर हम देखें तो इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई। और देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन के है, इंग्लैंड के है, यूनाइटेड किंगडम के है, सब एक बात है। ब्रिटेन के है, यूनाइटेड किंगडम के है, या फिर इंग्लैंड के है, सब एक बात है। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, फ्रांस की हार हुई। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वह आपको पेरिस के संधि के तहत हुई है। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वह आपको पेरिस के संधि के तहत हुई है। पेरिस, पेरिस के संधि, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि आपको 1763 ईस्वी में हुआ, और 1763 के पेरिस के संधि के तहत जो है आपको यह युद्ध समाप्त हुआ है। यह युद्ध जो है आपको समाप्त हुआ है। इस युद्ध में भले ही ब्रिटेन की जीत हुई हो, लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक क्षति, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति हुआ। और जब ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति हुआ, जब ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति हुआ, तो अब ब्रिटेन आर्थिक क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका के लोगों के ऊपर, अमेरिका के लोगों के ऊपर तरह तरह के टैक्स थोपने का काम किया, कर थोपने का काम किया, कर। तो अब देखिएगा, युद्ध हुआ है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जीत ब्रिटेन की हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस युद्ध को जीतने में ब्रिटेन को काफी ज्यादा आर्थिक क्षति हुआ, और उस आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए ब्रिटेन की संसद ने अमेरिका के लोगों के ऊपर, और अमेरिका के उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर जिसको ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, उस उपनिवेश के क्षेत्र में अमेरिका के ऊपर अलग अलग प्रकार का जो है टैक्स लागू किया, अलग अलग प्रकार का टैक्स लागू किया। और जब अमेरिका की जनता के ऊपर टैक्स लागू हुआ, टैक्स का बोझ अमेरिका की जनता के ऊपर बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका की जनता विद्रोह करेगा, अमेरिका की जनता विद्रोह करेगा। तो इस युद्ध का भी अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना एक योगदान है, समझिएगा, अपना एक योगदान है। और किस रूप में इस युद्ध का योगदान है वो चीज हमने आपको समझाने का काम किया। तो एक बार पुनः हम आपको बता दें, जो यूरोप महादेश में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध है, वह युद्ध अमेरिका के युद्ध को प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ, इसमें ब्रिटेन की जीत हुई, पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन को काफी ज्यादा आर्थिक क्षति हुआ, और उस आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने, उस आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर नए नए टैक्स लगाए। और जब नए नए टैक्स लगाए तो अमेरिका की जनता के ऊपर कर का बोझ बढ़ गया, और जब अमेरिका की जनता के ऊपर कर का बोझ बढ़ गया तो अमेरिका की जनता ने ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाया। यही बाद में जाकर के अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन का रूप धारण
कर लिया। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। इसके बाद जब आपको अमेरिका के भीतर स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, तो अमेरिका के भीतर स्वतंत्रता आंदोलन मुख्य तौर पर 1775 से 1783 के बीच हुआ है। इस समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनका नाम था जॉर्ज तृतीय। उनका नाम क्या था आपको? जॉर्ज तृतीय। तो ब्रिटेन के सम्राट आपको थे जॉर्ज तृतीय। और अगर हम जॉर्ज तृतीय की बात करें, तो जॉर्ज तृतीय जो सम्राट के पद पर रहे हैं 1760 से लेकर के 1820, 1760 से लेकर 1820 ईस्वी तक जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के सम्राट के पद पर रहे हैं। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई और इन्हीं के शासनकाल के दौरान अमेरिका के लोगों के ऊपर टैक्स लागू किया गया। तो अमेरिका के लोग उस टैक्स का विरोध करने लगे, और जब अमेरिका के लोग उस टैक्स का विरोध करने लगे तो जॉर्ज तृतीय, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय को लगा कि ये लोग हमारा सम्मान नहीं करता है, ये लोग हमारा सम्मान नहीं करता है, जिस वजह से जॉर्ज तृतीय इस घटना को व्यक्तिगत तौर पर अपने ऊपर ले लिया, और भी ज्यादा निरंकुश हो गया, समझिएगा, और भी ज्यादा निरंकुश हो गया। और अमेरिका के लोगों को दबाने का काम जॉर्ज तृतीय ने किया। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका के लोगों को दबाने का काम किया। ये सभी घटनाएं अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो है रखे जाते हैं। क्लियर है? तो अमेरिका के सम्राट जॉर्ज तृतीय, तो यहां पर जो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ब्रिटेन के सम्राट थे वह आपको जॉर्ज तृतीय थे। वह आपको कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद जो अगला है वह आपको धार्मिक कारण है। समझिएगा, धार्मिक कारण है। तो धार्मिक कारण क्या है इसको आप लोग समझिएगा। धार्मिक कारण देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप चीजों को समझिएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय है, हीनयान, महायान। कुछ लोग हीनयान को मानते थे, कुछ लोग महायान को मानते थे। जैसे इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही शिया है, सुन्नी है, समझ गए। शिया सुन्नी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी जो हीनयान और महायान होता है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। जैन धर्म के अंतर्गत भी जो आपको श्वेतांबर और दिगंबर होता है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। तो जो आपको यूरोप महादेश था, यूरोप महादेश के अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानता था। वहीं अगर हम अमेरिका महादेश की भी बात करें तो अमेरिका महादेश के भी अधिकतर लोग जो है आपको ईसाई धर्म को ही मानता था। ईसाई धर्म की भी कई शाखाएं थी, और ईसाई धर्म की शाखाओं में एक शाखा आपको एंग्लिकन था। एक शाखा कौन था? आपको एंग्लिकन, समझ गए। एंग्लिकन एक शाखा था, और दूसरा की हम बात करें तो दूसरा आपको प्यूरिटन था। समझ गए, दूसरा प्यूरिटन था। तो ये ईसाई धर्म की शाखा थी। समझिए, ये ईसाई धर्म की शाखा थी। ईसाई धर्म की एक शाखा आपको एंग्लिकन, और दूसरी शाखा जो है आपको प्यूरिटन। दूसरी शाखा क्या थी? आपको प्यूरिटन थी। तो अब देखिएगा, जो ब्रिटेन वासी थे, जो इंग्लैंड वासी थे, जो ब्रिटेन वासी थे, वे आपको ईसाई धर्म के एंग्लिकन शाखा को मानता था, एंग्लिकन शाखा को मानता था। और जो आपको अमेरिका वासी थे, जो आपको अमेरिका वासी थे, वे आपको ईसाई धर्म के प्यूरिटन शाखा को मानता था, ईसाई धर्म के प्यूरिटन शाखा को मानता था। जैसे यहां पर एक तो ये चीज हो गया कि आपको ईसाई धर्म की कई शाखाएं थी, उन शाखाओं में एक एंग्लिकन और दूसरा प्यूरिटन। तो ब्रिटेन वासी एंग्लिकन शाखा को मानता था और अमेरिका वासी प्यूरिटन। और एक चीज आप हमको बताइएगा कि जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो क्या भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही रहते थे, या फिर भारत में भारतीय के साथ साथ ब्रिटेन वासी भी रहते थे? तो आपको पता चलेगा जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो उस समय भारत में तो भारतीय रहते ही थे, साथ ही साथ भारत में जो है आपको ब्रिटेन वासी भी रहते थे,
जिस प्रकार से भारत में भारतीय और ब्रिटेन वासी दोनों रहते थे, उसी प्रकार से अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका के भीतर भी, अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो तो रहते ही रहते थे। साथ ही साथ आपको जब ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका बना तो बहुत सारे ब्रिटेन वासी, बहुत सारे यूरोप वासी अमेरिका में भी आकर के बस गए थे, अमेरिका में भी आकर के बस गए थे। तो अमेरिका के भीतर जो अमेरिका के मूल नागरिक थे, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, और साथ ही साथ जो यूरोप वासी थे, तो अमेरिका के भीतर जो यूरोप वासी थे या ब्रिटेन वासी थे, वे एंग्लिकन संप्रदाय को मानता था और अमेरिका वासी प्यूरिटन संप्रदाय को मानता था। दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था, और दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे की चीजों का विरोध किया करता था। दोनों संप्रदाय के लोग जो है आपको एक दूसरे से घृणा किया करता था, दोनों एक दूसरे का विरोध किया करता था। यह भी आपको अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का एक कारण बना। और ब्रिटेन वासी यह चाहते थे कि एंग्लिकन संप्रदाय का दबदबा हो, वही अमेरिका वासी यह चाहते थे कि प्यूरिटन संप्रदाय का दबदबा हो। लेकिन जो अमेरिका था वह ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो स्वाभाविक सी बात थी कि एंग्लिकन वालों का दबदबा ज्यादा था, और एंग्लिकन वालों के दबदबा से मुक्त होने के लिए प्यूरिटन संप्रदाय के लोगों ने आवाज उठाया। यह भी जो है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना है। तो ये आपको धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण के बाद जो अगला है आपको बौद्धिक कारण, समझिए, जो अगला है आपको वह बौद्धिक कारण है। अगर हम बौद्धिक कारण की बात करें तो बौद्धिक कारण के अंतर्गत जो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसी का है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान आपको टॉमस पेन का है। किसका है? टॉमस पेन। समझिए, टॉमस पेन का जो है सबसे बड़ा योगदान है। टॉमस पेन का सबसे बड़ा योगदान है। टॉमस पेन ने अपनी लेखन शैली के माध्यम से अमेरिका के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। अमेरिका के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। टॉमस पेन ने एक कॉमन सेंस नाम से पत्रिका लिखने का काम किया, और इस पत्रिका में स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने जोर दिया। टॉमस पेन ने स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया। दूसरा, टॉमस पेन ने द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना की। द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना की। इसमें मानव के अधिकारों के ऊपर उन्होंने जोर दिया। मानव के अधिकार। तो अब देखिएगा, बौद्धिक कारणों में एक आपको अमेरिका के बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उनका नाम टॉमस पेन था। टॉमस पेन का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कॉमन सेंस नाम से एक पत्रिका निकाला, और उस पत्रिका में स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया। मतलब टॉमस पेन का यह मानना था कि अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, आजादी दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता क्या होता है, नहीं होता है, इस बात से टॉमस पेन ने अमेरिकी वासियों को अवगत करवाया। इस बात से टॉमस पेन ने जो है अमेरिकी वासियों को अवगत करवाया कि स्वतंत्रता क्या है, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा, द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक के माध्यम से अमेरिका के लोगों के बीच इस बात को फैलाने का काम टॉमस पेन ने किया कि अमेरिका के लोगों के क्या क्या अधिकार है। जब यह दो पत्रिका अमेरिका के भीतर सर्कुलेट हुआ, अमेरिका के नागरिकों के पास गया, तो उनमें जागरूकता फैली। और जब आम नागरिकों में जागरूकता फैली तो खास तौर पर मध्यम वर्ग के लोग थे, वह ब्रिटेन के खिलाफ आकर उठ खड़ा हुआ, और अंततः अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। समझ गए? तो यह भी अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों में एक आपको प्रमुख कारण है। बौद्धिक जागरण के बाद जो अगला है, बौद्धिक कारण के बाद जो अगला है वह आपको आर्थिक है। तो आर्थिक कारण क्या क्या है? तो अब हम लोग थोड़ा सा आर्थिक को समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आर्थिक कारण की बात कीजिएगा तो आर्थिक कारण के अंतर्गत जो पहला यह है कि ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर आयात निर्यात
कानून लागू किया, आयात निर्यात कानून ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर थोपा। आयात निर्यात कानून, आयात निर्यात कानून ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर थोपा। यह आयात निर्यात कानून क्या था? देखिए, इस कानून के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को कहा, इस कानून के तहत, आयात निर्यात कानून के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को कहा कि जो अमेरिका है, अमेरिका के भीतर कई वस्तुओं का उत्पादन होता था मूल तौर पर, जैसे कि आपको चीनी का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन होता था, तंबाकू का उत्पादन होता था, तंबाकू का उत्पादन होता था। तो ये सब जो वस्तु है, चीनी, कपास, तंबाकू, इन वस्तुओं का उत्पादन अमेरिका में मुख्य तौर पर होता था। इन वस्तुओं का उत्पादन जो है अमेरिका के भीतर मुख्य तौर पर होता था। तो आयात निर्यात कानून ब्रिटेन ने लाया और इस कानून के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को यह कहा कि ये जो वस्तु है चीनी, कपास और तंबाकू, ये वस्तु अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को देगा। सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? ब्रिटेन को देगा। इस वस्तु का व्यापार अमेरिका वासी दूसरे किसी भी देश के साथ नहीं करेगा, दूसरे किसी भी देश के साथ नहीं करेगा। तो अब आप समझिएगा कि अमेरिका में इन वस्तुओं का उत्पादन होता था और ब्रिटेन ने यह कानून लाया कि अमेरिका में जो इन वस्तुओं का उत्पादन होता है, अमेरिका इन वस्तुओं का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ करेगा, दूसरे किसी भी देश के साथ नहीं करेगा। तो अब इन वस्तुओं का खरीदार एकमात्र ब्रिटेन था। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपको मुनाफा होगा, जो आपको व्यापार में मुनाफा होना था, वह व्यापार में मुनाफा अमेरिका वासियों को नहीं हुआ, क्योंकि खरीदार सिर्फ एक था, जिस वजह से व्यापार में कोई कंपटीशन नहीं था। और कंपटीशन नहीं होने के कारण ब्रिटेन के व्यापारी को जो मर्जी हुआ, जितना मर्जी हुआ, उतना पर ही ये सभी वस्तु अमेरिका वासियों से खरीदने का काम किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका के व्यापारियों को घाटा का सौदा होने लगा, और जब अमेरिका के व्यापारियों को घाटा का सौदा होने लगा तो अमेरिका के व्यापारियों ने इसका विरोध किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन का रूप धारण किया। इसके बाद जो अगला है, अगला यह है कि आर्थिक कारण के अंतर्गत ही जो दूसरा है वह यह है कि आपको 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉन ग्रेनविले, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉन ग्रेनविले। जॉन ग्रेनविले 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे। कौन? तो पीएम ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे जॉन ग्रीनवेले। जॉन ग्रीनवेले ने अमेरिका वासियों के ऊपर एक टैक्स लगाया, जिसे हम लोग स्टाम्प टैक्स कहते हैं या स्टाम्प शुल्क कहते हैं, स्टाम्प शुल्क। तो 1765 ईस्वी में जॉन ग्रेनविले ने स्टाम्प शुल्क लागू किया। स्टाम्प शुल्क अमेरिका वासियों पर लागू किया, अमेरिका वासियों पर लागू किया, अमेरिका वासियों पर स्टाम्प शुल्क लागू किया। तो ये स्टाम्प शुल्क क्या था, इसको आप समझिएगा। पोस्ट ऑफिस से जब आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो वहां पर 10 रुपया का टिकट, 20 रुपया का टिकट, 25 रुपया का टिकट, 50 रुपया का टिकट आपको लगाना होता है। लगाना होता है या नहीं लगाना होता है? तो लगाना होता है। तो उस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो इस स्टाम्प शुल्क को समझिएगा। अब देखिएगा ये स्टाम्प शुल्क क्या था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन ग्रेनविले ने कहा कि अब अगर अमेरिका के भीतर कोई समाचार पत्र छपेगा, कोई समाचार पत्र छपेगा, तो समाचार पत्र के ऊपर स्टाम्प यानी जो एक स्टाम्प पेपर है वो लगा हुआ होना चाहिए। स्टाम्प पेपर है वो लगा हुआ होना चाहिए। स्टाम्प पेपर क्या था, जैसे कि आप समझिएगा स्टाम्प पेपर क्या होता है, आप जानते होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम जमीन खरीदे, और जमीन खरीदने के बाद जो है आपको जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होता है, स्टाम्प पेपर सब पर लिखवाता है। आप समझ पा रहे होंगे, आशा करते आप समझते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कोई घटना हुआ, कुछ भी हुआ,
तो एक जो समझौता होता है उस समझौता के तहत स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम रेंट पर क्लासरूम ही लिए हुए हैं, तो स्टाम्प पेपर पर जो है लिखाया गया है 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, इस प्रकार से चीजों को स्टाम्प पेपर पर लिखाया जाता है, समझ गए। तो ये स्टाम्प शुल्क क्या था आप समझिएगा। स्टाम्प शुल्क कुछ खास नहीं था। आपको जो समाचार पत्र होगा, समाचार पत्र के अलावा जो अदालत में पेपर होता है, अदालत का जो पेपर होगा, उन पेपरों पर स्टाम्प लगाना आवश्यक है। उन पेपरों पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना जो है आवश्यक है। तो स्टाम्प शुल्क जॉन ग्रेनविले ने लागू किया। तो 1765 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन ग्रेनविले ने एक नया टैक्स अमेरिका वासियों के ऊपर लागू किया, जिसे हम लोग स्टाम्प शुल्क कहते हैं, जिसे हम लोग स्टाम्प शुल्क कहते हैं। और जब अमेरिका वासियों पर स्टाम्प शुल्क लगा तो इसका विरोध सैमुअल एडम्स नामक अमेरिकी ने इसका विरोध किया, और इसका विरोध करते हुए सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, समझिए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी जो अमेरिका वासी थे, अमेरिका वासियों का यह मानना था कि जो ब्रिटेन की संसद है, जो ब्रिटेन की सरकार है, अपने मन से अमेरिका वासियों के ऊपर टैक्स लगा देती है, यह उचित नहीं है। और ब्रिटेन की संसद में कोई भी अमेरिका के प्रतिनिधि तो नहीं बैठे हुए हैं कि आप टैक्स लगा देते हैं। तो जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक कर नहीं, समझिए, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक कर नहीं। क्लियर है? तो ये चीज है, समझ गए। तो ये आपको आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक कारण के अंतर्गत जो है ये सब घटना आता है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो मूल तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से मूल तौर पर आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन कौन ऐसा वस्तु था अमेरिका के भीतर जिसका व्यापार अमेरिका वासी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही कर सकते थे, तो वह चीनी, कपास और तंबाकू था। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है स्टाम्प शुल्क कब लागू हुआ है? 1765 में। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने लागू किया है? जॉन ग्रेनविले ने। और किस आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए थे। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि यह नारा किसने दिया है? तो यह नारा सैमुअल एडम्स ने दिया है। यह नारा आपको किसने दिया है? सैमुअल एडम्स ने दिया है। सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स ने यह नारा दिया है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा सैमुअल एडम्स ने दिया है। क्लियर है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये जो है आपको आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है। आर्थिक कारण के बाद जो अगला है वह है आपको तत्कालिक कारण। तो अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? तो अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण है, तत्कालिक घटना है बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। समझिए, बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का जो तत्कालिक कारण है। हम तात्कालिक कारण की बात करें तो जो तात्कालिक कारण है वह है आपको बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। तो अब हम लोग बोस्टन की चाय पार्टी को समझेंगे। समझिए, बोस्टन टी पार्टी, क्या ये टी पार्टी था, यानी चाय का एक पार्टी हो रहा था? नहीं, बोस्टन टी पार्टी जो है कोई चाय का पार्टी नहीं था। क्लियर है? चलिए देखिए, आप समझिएगा, याद कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। 18वीं सदी की, 18वीं सदी कहने का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे, अगर हमसे इतिहास पढ़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे, 18वीं सदी कहने का मतलब होता है 1700 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी, 1700 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी। और इसी अवधि के दौरान अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं 1775 से 1783।
अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग 18वीं सदी के विषय में पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग 18वीं सदी के विषय में पढ़ रहे हैं। 18वीं सदी, 18वीं सदी में विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व के अधिकतर भूभाग ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था। मतलब विश्व के अधिकतर भूभाग में ब्रिटेन का व्यापार हुआ करता था। उस समय अमेरिका के भीतर भी ब्रिटेन का व्यापार था, भारत के भीतर भी ब्रिटेन का व्यापार था, दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी ब्रिटेन का व्यापार था। हर क्षेत्र में लगभग ब्रिटेन का व्यापार था, हर क्षेत्र में जो है लगभग ब्रिटेन का व्यापार था। तो अब देखिएगा चाय का व्यापार, चाय का व्यापार उस समय और आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी भारत चाय के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। भारत चाय के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। आज भी चाय का निर्यात भारत से ब्रिटेन को होता है। आज की अगर आप बात कीजिएगा तो आज भी चाय का निर्यात भारत से ब्रिटेन को होता है। तो अब देखिएगा ये आपको यहां पर ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है। इसका व्यापार अमेरिका के साथ भी था और इसका व्यापार भारत के साथ भी था। इसका व्यापार भारत के साथ भी। तो ब्रिटेन चाय का व्यापार, ब्रिटेन देखिए बोस्टन की चाय पार्टी को हमको समझना है, लेकिन बोस्टन की चाय पार्टी को समझने से पहले इन चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है। जब इसको आप समझेंगे तो बोस्टन की चाय पार्टी को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो हम बोस्टन की चाय पार्टी को समझाने के लिए ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आपके लिए। देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन केंद्र में था। ब्रिटेन भारत के साथ भी व्यापार करता था, अमेरिका के साथ भी व्यापार करता था। तो ब्रिटेन भारत के साथ चाय का व्यापार करता था। तो जो चाय था, चाय की अगर हम बात करें तो चाय भारत से ब्रिटेन जाता था, भारत से ब्रिटेन जाता था, ठीक है। तो चाय ब्रिटेन आया और जब चाय ब्रिटेन आता था तो अब ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन के भीतर उस चाय के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। और इसके बाद यह चाय पुनः अमेरिका आता था, पुनः अमेरिका आता था। और अमेरिका के व्यापारी ब्रिटेन से चाय लेता था, ब्रिटेन से चाय लेता था। और चाय की अगर हम बात करें तो अमेरिका में चाय काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, चाय जो है आपको काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो ये चीज है। तो चाय पहले भारत से ब्रिटेन आता था, ब्रिटेन से अमेरिका, जिस कारण चाय के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स, चाय के ऊपर जो है आपको काफी ज्यादा टैक्स लोगों को देना पड़ रहा था। और चाय के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लोगों को देना पड़ रहा था, जिस कारण लोग इस व्यापार का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध करना शुरू कर दिया तो अमेरिका के भीतर, सॉरी ब्रिटेन के भीतर एक अधिनियम आया, चाय अधिनियम। चाय अधिनियम 1773 में आया। चाय अधिनियम कब आया? 1773। 1773 ईस्वी में चाय अधिनियम आया। और जब 1773 ईस्वी में चाय अधिनियम आया तो इस चाय अधिनियम के तहत ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया, ब्रिटेन की सरकार ने चाय अधिनियम 1773 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सीधे चाय का व्यापार अमेरिका के साथ करेगा। भारत से सीधे चाय का व्यापार किसके साथ करेगा? अमेरिका के साथ करेगा। तो अब चीजों को समझिएगा आप। चाय अधिनियम 1773 में आया और इस चाय अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के साथ चाय का व्यापार, भारत के साथ जो चाय का व्यापार करता है, यह चाय अब ब्रिटेन नहीं जाएगा, बल्कि यह चाय जो है सीधे अमेरिका आएगा। यह चाय कहां आएगा? सीधे अमेरिका आएगा, सीधे अमेरिका आएगा। तो अब देखिएगा, जब यह चाय ब्रिटेन जाता था तो वहां पर नया कर लगाया जाता था, फिर यह अमेरिका आता तो अमेरिका के लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब यह चाहे भारत से सीधा अमेरिका आने लगा तो अब अमेरिका वासियों को चाय के ऊपर कम टैक्स देना पड़ता, अमेरिका वासियों को चाय के ऊपर कम टैक्स देना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वासियों ने चाय के व्यापार का विरोध किया, चाय के व्यापार का विरोध किया। और खास तौर पर देखिए, ध्यान दीजिएगा,
जब आपको भारत से चाहे ब्रिटेन आता था, फिर यहाँ पर ब्रिटेन से अमेरिका आता था, तो ब्रिटेन से अमेरिका में जो चाय का व्यापार होता था, ब्रिटेन से अमेरिका में जो चाय का व्यापार होता था, तो ये व्यापार बहुत सारे व्यापारी कर रहे थे, बहुत सारे व्यापारी ये व्यापार कर रहे थे। और अब देखिए, अब जब सीधे भारत से चाय अमेरिका आने लगा, तो जो व्यापारी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच चाय का व्यापार किया करता था, उनका तो बिजनेस ठप पड़ गया, वो तो बेरोजगार हो गया। और वो जब बेरोजगार हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये व्यापारी बेरोजगार होंगे, तो वो सीधे भारत से आने वाले अमेरिका के भीतर, भारत से आने वाले चाय जो अमेरिका में सीधे आता, इस घटना का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, आप खुद कॉमन सेंस लगा करके कहिए, समझ गए? तो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे। तो जब आपको अमेरिका और ब्रिटेन के बीच चाय का करने वाले व्यापारी बेरोजगार हो गए, तो उन व्यापारियों ने चाय अधिनियम 1773 की घटना का विरोध किया, चाय अधिनियम 1773 की घटना का विरोध किया और कहा कि नहीं, भारत से सीधे चाय का व्यापार अमेरिका के साथ नहीं होगा, बल्कि चाय का व्यापार भारत ब्रिटेन के साथ करेगा, ब्रिटेन अमेरिका के साथ करेगा। समझ गए? आशा करते हैं आप ये चीज समझे होंगे। तो अब देखिएगा हुआ ये क्या हुआ, तो समझिएगा। जब आपको चाय अधिनियम 1773 आया और कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार सीधे भारत से अमेरिका के साथ करेगा, तो अब भारत से चाय की पेटी लेकर जहाज, भारत से चाय की पेटी लेकर जहाज जो है आपको भारत से निकला। और भारत से निकलने के बाद जो है यह जहाज हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। कहां पहुंचा? अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जब यह जहाज पहुंचा, तो इस जहाज को बोस्टन बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया गया। तो जब भारत से चाय का जहाज जब भारत से जहाज चाय की पेटी लेकर अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटी से लदे हुए जहाज को रुकने नहीं दिया गया। और बोस्टन अमेरिका का एक प्रमुख शहर भी था, और बोस्टन की हम बात करें तो बोस्टन के आम नागरिक आदिवासी के वेश में आकर, बोस्टन के आम नागरिक की हम बात करें तो बोस्टन के जो आम नागरिक थे वे आदिवासी के वेश में आकर 16 दिसंबर 1773 को चाय की पेटी से लदा हुआ जहाज पर चढ़ गया और उस जहाज पर चढ़कर जो चाय का पेटी था, 342 चाय का पेटी था, और उस 342 चाय के पेटी को नदी में फेंक दिया। उस 342 चाय की पेटी को क्या किया? नदी में फेंक दिया। इसी घटना को हम लोग बोस्टन की चाय पार्टी कहते हैं। और जब यह घटना घटित हुआ, तो इस घटना के घटित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 ईस्वी में 4 असहनीय कानून, समझ गए? लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 ईस्वी में 4 असहनीय कानून की घोषणा की। और इस 4 असहनीय कानून के अंतर्गत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यह कहा कि जो बोस्टन बंदरगाह है, बोस्टन बंदरगाह को हर व्यापार के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। बोस्टन बंदरगाह को हर व्यापार के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, यानी अब बोस्टन बंदरगाह पर जो है किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा। बोस्टन बंदरगाह पर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा। दूसरा, यह घोषणा किया कि जो सैनिक है वह किसी भी अमेरिकी नागरिक के घर में जाकर रह सकता है। जरूरत पड़ने पर सैनिक किसी भी अमेरिकी नागरिक के घर में जाकर रह सकता है। समझ गए? ये घोषणा किया। और भी कई प्रकार की घोषणाएं लॉर्ड नॉर्थ ने किया। समझे? लॉर्ड नॉर्थ ने किया। और लॉर्ड नॉर्थ ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने अमेरिका के नागरिकों के अधिकार को दबाने का काम किया। और जब अमेरिका के नागरिकों के अधिकार को दबाने का काम लॉर्ड नॉर्थ ने किया,
तो आपको अमेरिकावासी अब एकजुट होकर के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना प्रारंभ कर दिया और अंततः जो है आपको अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई है उसका जो तत्कालिक घटना है आपको बोस्टन का चाय पार्टी, बोस्टन का चाय पार्टी या बोस्टन की टी पार्टी। आशा करते हैं आप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहली चीज ये है, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप चीजों को समझिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? बोस्टन टी पार्टी। आपको अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के बीच चाय का व्यापार होता था। चाय का व्यापार किस रूप में होता था? शुरुआती दौर में जो चाय का व्यापार होता था, भारत से चाय ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन से अमेरिका आता था, ब्रिटेन से अमेरिका आता था। जब इस रूप में चाय का व्यापार होता था तो अमेरिका वासी को चाय के ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और जब ज्यादा टैक्स देना पड़ता था तो अमेरिका वासी नाखुश थे ब्रिटेन की इस नीति से। तो ब्रिटेन की सरकार ने इस नीति में बदलाव लाने के लिए चाय अधिनियम 1773 में लाया, और चाय अधिनियम जो 1773 में लाया, इस चाय अधिनियम में यह घोषणा किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत से चाय का व्यापार सीधे अमेरिका के साथ करेगा, भारत से चाय का व्यापार सीधे अमेरिका के साथ करेगा। जब चाय अधिनियम में यह घोषणा हुआ तो अब चाय का व्यापार भारत से सीधा अमेरिका के बीच होने लगा, और भारत से जब सीधा अमेरिका के बीच होने लगा तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो चाय का व्यापार होता था उसके जो व्यापारी थे वे व्यापारी बेरोजगार हो गए, और जब व्यापारी बेरोजगार हो गए तो उन व्यापारियों ने चाय अधिनियम 1773 का विरोध किया, और चाय अधिनियम 1773 का विरोध करते हुए जब भारत से चाय से लदी हुई जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो बोस्टन बंदरगाह पर चाय का खेप, चाय का पेटी उतारने से इनकार कर दिया और बोस्टन वासी आदिवासियों का वेश बना करके उस जहाज पर चढ़ के चाय के 332 पेटी को समुद्र में फेंक दिया। चाय के 332 पेटी को समुद्र में 16 दिसंबर 1773 को फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहते हैं, बोस्टन की टी पार्टी कहते हैं। और बोस्टन टी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, जो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था सैमुअल एडम्स। क्या नाम था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ही बोस्टन बंदरगाह पर जो है जहाज से 342 चाय की पेटी को फेंक दिया गया। और जहाज से जब 342 चाय की पेटी को फेंक दिया गया तो इससे घाटा किसको हुआ? तो इससे घाटा ब्रिटेन की सरकार को हुआ। और जब इससे घाटा ब्रिटेन की सरकार को हुआ तो ब्रिटेन की सरकार अपना आर्थिक क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 ईस्वी में 4 असहनीय कानून बनाया, जिसमें पहला कानून यह था कि बोस्टन बंदरगाह पर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा, और भी कई प्रकार की घोषणाएं उनके द्वारा की गई। इसी घटना को हम लोग बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। बोस्टन टी पार्टी ही अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण बना है। भाई लोग, यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो अब देखिएगा पार्टी, तो यह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण के विषय में हमने आपको बताया है। तत्कालिक कारण के बाद जो अब अगला है, आपको अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, जैसे आपको 1857 के विद्रोह को जब आप पढ़ते हैं तो जब आपको चर्बीयुक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। और इसी के बाद 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसके कई सारे चरण हुए, कई सारे चरणों से वह आंदोलन गुजरा। तो उसी प्रकार से जो है बोस्टन की चाय पार्टी के बाद अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बज गया, समझ गए, बिगुल बज गया। और जब बिगुल बज गया तो इसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन कई चरणों से गुजरा। तो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन जो कई चरण से गुजरे हैं, समझे, कई चरण से गुजरे हैं, तो उन चरणों में कौन कौन सी घटना घटित हुई? तो अब देखिएगा, पहला है आपको फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया वही 13 उपनिवेश में से एक शहर था, फिलाडेल्फिया, समझ गए, फिलाडेल्फिया।
फिलाडेल्फिया। अगर हम फिलाडेल्फिया की बात करें तो फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन, फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन, जो फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन है, यह आपको फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन आपको 5 सितंबर 1774 को हुआ। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन हुआ। तो फिलाडेल्फिया में जो प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को हुआ, बोस्टन टी पार्टी के बाद घटित हुआ है। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 के बाद यह घटना घटित हुई है। तो फिलाडेल्फिया में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में जो ब्रिटेन के 13 उपनिवेश अमेरिका में थे, उस उपनिवेश के अंतर्गत जो लोग थे, जो उपनिवेशवासी थे, और उपनिवेशवासियों का जो नेतृत्व करता था, उन नेतृत्वकर्ताओं का यह सम्मेलन था, उन नेतृत्वकर्ताओं का यह सम्मेलन था। तो फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन उपनिवेशवासियों के द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में 13 उपनिवेश की आम जनता का नेतृत्वकर्ता भाग लिया, और भाग लेकर के उन लोगों ने तमाम प्रकार की घोषणाएं इस सम्मेलन में की। इस सम्मेलन में उपनिवेशवासियों के नेतृत्वकर्ता ने यह घोषणा किया कि जो व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया है, बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित होने के बाद बोस्टन बंदरगाह के ऊपर व्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा, यह व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया। और भी कई सारे अमेरिका के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए, तो व्यापारिक प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। तो फिलाडेल्फिया के प्रथम सम्मेलन में यह घोषणा हुआ कि व्यापारिक प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। समझ गए? व्यापारिक प्रतिबंध को समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए, इसकी घोषणा की गई। इसके बाद यह भी घोषणा यहां पर किया गया कि जब तक अमेरिका के उपनिवेशवासियों का ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक ब्रिटेन की संसद कोई भी टैक्स अमेरिकी उपनिवेश पर नहीं लगाएगा, कोई भी टैक्स अमेरिकी उपनिवेश पर नहीं लगाएगा। समझिएगा आप, फिलाडेल्फिया में जो प्रथम सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उस उपनिवेश के उपनिवेशवासी के नेतृत्वकर्ता भाग लिए। उन्होंने पहली घोषणा इस सम्मेलन में यह किया कि अमेरिका के ऊपर लगे सभी व्यापारिक प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। दूसरा मांग उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन की सरकार से यह किया कि जब तक ब्रिटेन की संसद में अमेरिका के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा, तब तक ब्रिटेन की संसद अमेरिका वासियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ये तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई। जब ये तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई, इसकी खबर ब्रिटेन की संसद को लगा, तो ब्रिटेन की संसद ने इसको हल्के में लिया और इस घटना को विद्रोह कहा, इस घटना को विद्रोह कहा। और विद्रोह कहते हुए, इस घटना को विद्रोह कहते हुए इंग्लैंड से कुछ सैनिक इस विद्रोह को दबाने के लिए अमेरिका भेजे गए। इंग्लैंड से कुछ सैनिक इस विद्रोह को दबाने के लिए अमेरिका भेजे गए, और जब अमेरिका भेजा गया तो इसी क्रम में आपको 19 अप्रैल 1775 को 19 अप्रैल 1775 को अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत प्रथम युद्ध लेक्सिंगटन नामक शहर में हुआ, जिसे हम लोग लेक्सिंगटन का युद्ध कहते हैं, जिसे हम लोग लेक्सिंगटन का युद्ध कहते हैं, लेक्सिंगटन का युद्ध कहते हैं। तो आप देखिएगा, समझिएगा चीजों को। जब उपनिवेशवासियों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ, तो इस सम्मेलन को ब्रिटेन के शासक ने विद्रोह कहा, और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटेन से कुछ सैनिक अमेरिका भेजा। और जब ब्रिटेन से कुछ सैनिक अमेरिका आया, तो अमेरिकावासी, समझिएगा, अमेरिकावासी और ब्रिटेन की सेना के बीच युद्ध हुआ, और
उस युद्ध को हम लोग लेक्सिंगटन का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 19 अप्रैल 1775 को हुआ है और इस युद्ध का महत्व इस वजह से है क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर होने वाला प्रथम युद्ध यही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेक्सिंगटन का युद्ध कब हुआ है, और दूसरा प्रश्न यहां से आपसे यह पूछा जा सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाला प्रथम युद्ध कौन है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाला प्रथम युद्ध है लेक्सिंगटन का युद्ध, जो 19 अप्रैल 1775 को हुआ। जब यह युद्ध हुआ तो अब तो स्पष्ट हो गया कि उपनिवेशवासियों को ब्रिटेन दबाएगा, उपनिवेशवासियों को ब्रिटेन दबाएगा। इसके बाद आपको फिलाडेल्फिया में पुनः दूसरा सम्मेलन हुआ, और अगर हम फिलाडेल्फिया की बात करें तो फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन, फिलाडेल्फिया के द्वितीय सम्मेलन की अगर हम बात करें तो जो फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन है यह आपको 4 जुलाई 1776 को हुआ, 4 जुलाई 1776 को हुआ। और इस सम्मेलन में उपनिवेशवासियों ने अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की। इस सम्मेलन में उपनिवेशवासियों ने अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की, अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की, अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष अमेरिका 4 जुलाई को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जिस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि भारत प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। उसी प्रकार से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वह आपको 4 जुलाई को मनाता है। तो फिलाडेल्फिया के द्वितीय सम्मेलन जिसका आयोजन 4 जुलाई 1776 को हुआ, इसी में अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई उस घोषणा पत्र को तैयार थॉमस जेफरसन ने किया था। तो जो अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, उस घोषणा पत्र को तैयार किसने किया है, तो उस घोषणा पत्र को तैयार थॉमस जेफरसन ने किया है। थॉमस जेफरसन ने उस घोषणा पत्र को तैयार किया है। आपसे यह बात भी पूछा जा सकता है अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को तैयार किसने किया है, तो थॉमस जेफरसन ने किया है, थॉमस जेफरसन ने किया है। समझ गए। तो अब देखिएगा फिलाडेल्फिया में हुए द्वितीय सम्मेलन में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और जब अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो अब ब्रिटेन भारी मात्रा में सैनिक ब्रिटेन से अमेरिका की ओर भेजा, ब्रिटेन से अमेरिका की ओर भेजा। और इसके बाद जो है ब्रिटेन से अमेरिका की ओर भारी मात्रा में सैनिक आए, और तत्पश्चात अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध होना प्रारंभ हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध होना प्रारंभ हुआ। और जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध होना प्रारंभ हुआ, इस युद्ध में अमेरिका का साथ फ्रांस ने दिया, इस युद्ध में अमेरिका का साथ स्पेन ने दिया, इस युद्ध में अमेरिका का साथ हॉलैंड ने दिया, हॉलैंड ने दिया। इन सभी देशों ने अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। तो एक तरफ अमेरिका के साथ फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड सब देश था, और दूसरे तरफ ब्रिटेन अकेले लड़ रहा था, दूसरे तरफ जो है ब्रिटेन अकेले लड़ रहा था। समझे, ब्रिटेन अकेले लड़ रहा था। और इस युद्ध में अमेरिका के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता बनकर उभरे थे वह आपको जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि बहुत बड़े और दूरदर्शी और कुशल सेनापति थे। उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के तरफ से जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन उनका नाम था। जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के तरफ से आपको सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है, जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के तरफ से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। वही ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के तरफ से जो इसमें सैन्य नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जो
भारत में 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक भारत में जो गवर्नर जनरल के पद पर वही कॉर्नवालिस है। तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर युद्ध हो रहे थे उसमें अमेरिका की तरफ से नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था, तो वही ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व आपको कॉर्नवालिस कर रहा था। कौन कर रहा था? कॉर्नवालिस कर रहा था। और इस युद्ध में फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ये सभी अमेरिका के साथ खड़ा था और ये सभी देश अमेरिका को सैनिक भी दिया था और धन भी दिया था। हर रूप में ये सभी देश अमेरिका को मदद किया था, हर रूप से ये सभी देश अमेरिका को मदद किया था। तो इन सभी देशों के मदद और जॉर्ज वाशिंगटन के कुशल नेतृत्व के कारण इस युद्ध में अंततः अमेरिका की जीत हुई और ब्रिटेन की हार हुई। और जब अमेरिका की जीत हुई और ब्रिटेन की हार हुई, इसके बाद जो कॉर्नवालिस थे जो कि ब्रिटेन के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और कॉर्नवालिस ने जो आत्मसमर्पण किया वह आपको 1781 में किया। 1781 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1781 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण के बाद मतलब ब्रिटेन अमेरिका के सामने हार मान लिया, ब्रिटेन अमेरिका के सामने हार मान लिया। और इसके बाद कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। और 1783 ईस्वी में आपको जो पेरिस का संधि हुआ, और इस पेरिस के संधि के तहत ही ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया तथा, समझ गए, ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया तथा युद्ध के समाप्ति की भी घोषणा की। यानी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध के समाप्ति की घोषणा 1783 के पेरिस के संधि के तहत ही हुआ। और साथ ही साथ ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित इस पेरिस के संधि के तहत ही किया है। आप याद कीजिएगा, एगो पेरिस का संधि 1763 में हुआ था। 1763 में जो पेरिस का संधि हुआ है उस पेरिस के संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई है। वही 1783 ईस्वी में जो पेरिस की संधि हुई है उस पेरिस के संधि के तहत अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति किस संधि के तहत हुई है, तो 1783 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुई है। 1783 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ है। आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए, तो ये इस प्रकार से आपको 1774 से लेकर के 1783 तक इस प्रकार से घटनाएं घटित हुई। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम क्या क्या निकले? अगर हम अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम की बात करें तो पहला तो यही हुआ कि जो छोटा छोटा कॉलोनी था, वह कॉलोनी जो छोटा छोटा कॉलोनी था वह कॉलोनी यूनाइट हुआ, एक हुआ, और एक होकर के सभी कॉलोनियों ने मिल करके एक देश को स्थापित किया जो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाया। तो पहला जो परिणाम है अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का, पहला परिणाम यह है कि यूएसए नामक एक देश का उदय हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक एक देश का उदय हुआ। दूसरा यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में ही पहला गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का ही परिणाम है कि विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में शुरू हुई। इसके बाद तीसरा यह है कि विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह अमेरिका में ही लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां लागू हुआ है? अमेरिका में ही लागू हुआ है। और अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ है 1789 ईस्वी में। और विश्व का जो प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश बना है वह आपको अमेरिका ही है। विश्व का जो प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश बना है वह आपको कौन है? विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश कौन बना है? तो विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश जो है आपको अमेरिका बना। इसके बाद अगला यह है कि इस युद्ध के बाद ही
ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई, समझ गए, ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई और इस युद्ध के बाद ही ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई, समझ गए। तो ये सभी के सभी अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम है, तो इस परिणाम को भी जो है आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर 40-45 कितना क्वेश्चन है जी? 40 गो है। चलिए, अगर आप पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, अमेरिका की खोज किसने की थी बताइए? किसने किया? अमेरिका की खोज किसने किया है? कोलंबस ने। चलिए आगे, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था जी? अरे अमेरिका की खोज कोलंबस क्या है? कोलंबस कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था, इतावली था, इतावली। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 13। कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। कौन था? जॉर्ज तृतीय। इनका शासनकाल है आपको 1760 से 1820, और इसी बीच में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर के 1783 के बीच हुआ है, समझ गए। तो इस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय, आंसर सी। अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर। आगे, प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? स्वतंत्रता की मांग, मताधिकार की मांग, प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मांग, प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग। प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग जो है संघर्ष को बढ़ावा दिया था। आगे है, जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? व्यक्तिगत शासन की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति। आगे, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। किसकी? फ्रांस की पराजय हुई थी, इंग्लैंड की जीत हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। किसकी? मध्यम वर्ग की। आगे, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानता था? प्यूरिटन को। किसे मानता था? प्यूरिटन। आगे, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? देखिए यहां पर जो अमेरिका से हम पूछा है, अमेरिका तो आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के किनारे पर स्थित है, लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इस संदर्भ में आप आंसर अटलांटिक महासागर मारेंगे। क्या मारेंगे? अटलांटिक महासागर। आगे, निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया था? स्वतंत्रता पर, समानता पर, गणतंत्र पर, उदार तानाशाही पर। तो टॉमस पेन की रचना है कॉमन सेंस, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया था। फिर टॉमस पेन की रचना है द राइट्स ऑफ मैन, उस पर उन्होंने मानव के अधिकारों पर बल दिया था, तो स्वतंत्रता पर बल दिया था। स्वतंत्रता, ऑप्शन के अनुसार स्वतंत्रता। आगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था, सैमुअल एडम्स ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है आपको 1765 ईस्वी में ग्रेन विले ने लगाया था। 1765 ईस्वी में ग्रेन विले ने। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 4 असहनीय कानून जो है आपको 1774 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ने लाया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1774 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। आगे, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? 1774 में, 5 सितंबर 1774। आगे, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहां हुआ था? लेक्सिंगटन में हुआ था 19 अप्रैल 1775, 19 अप्रैल 1775। आगे,
फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। आगे, स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? टॉमस जेफरसन की। टॉमस जेफरसन की थी। आगे, किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी? 1783 की पेरिस की संधि। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? फ्रांस ने, पर्सा ने, इटली ने, रूस ने। क्या होगा? फ्रांस ने। क्या होगा? फ्रांस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण? जॉर्ज तृतीय की अदूरदर्शिता, हिंग दल वालों द्वारा सरकार का विरोध, उपनिवेशवासियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना, इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना। तो मुख्य कारण था इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ है? तो अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ है। 1789 में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? छोटा पीठ का योगदान या बड़ा पीठ का योगदान था? पीठ का ही योगदान था, समझ गए। छोटा पीठ, सॉरी, छोटा पीठ, छोटा पीठ, छोटा पीठ का योगदान था। छोटा पीठ, समझ, छोटा पीठ। तो इंग्लैंड में जो कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ है उसमें छोटा पीठ का सबसे बड़ा योगदान था, छोटा पीठ का। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई, समझ गए। ये अमेरिका को जिताने के चक्कर में अपना सैनिक, धन बल सब चीज भेज दिया। फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उसकी अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई। और जानते हैं फ्रांस क्यों मदद करना चाहता था अमेरिका को? इस वजह से क्योंकि आपको जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस को इंग्लैंड पराजित किया था। तो उसी सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया, समझ गए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय राजाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ, आंग्ल रूसी संघर्ष आरंभ हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? गौर कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, जॉर्ज तृतीय का पतन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। महत्वपूर्ण कह रहा है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धि थी। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ है, किसकी जीत हुई है बता चुके हैं। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन ने। किसने लिखा था? टॉमस पेन ने। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित किया था, 1765 में। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी है 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को घटित हुआ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 19 अप्रैल 1775, लेक्सिंगटन का युद्ध, लेक्सिंगटन का युद्ध। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जैसे आप समझिएगा इस चीज को कि जैसे भारत में जब भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस दौरान कांग्रेस नामक संस्था, फिर कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक और भी कई सारी संस्थाएं स्थापित की गई थी। उसी प्रकार से जब अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता का पुत्री नामक संस्था जो है आपको स्थापित किया गया था। तो स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता का पुत्री नामक संस्था जो स्थापित हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? तो अमेरिका में। कहां लागू किया गया था? अमेरिका में। धन्यवाद आप सभी का।